नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 20 मई 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, फर्टिलाइजर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वैसे फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी हाइक हुआ है इसके रिगार्डिंग एक पीपीटी ऑलरेडी बन चुका है। आपको आज शाम को या कल तक वीडियो बना के समझा देंगे सब कुछ। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बेसिक पॉइंट्स में बताऊंगा। ठीक है, देखिए इंडियन सोइल्स आर जनरली डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम, जिसको हम NPK बोलते हैं। इंडियन सोइल्स में इसकी डिफिशियंसी है, इसलिए हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट तरह तरह की सब्सिडी भी देते रहते हैं। ठीक है, वैसे हम एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है तो हमारे लिए फर्टिलाइजर्स की सख्त ज़रूरत भी है। वैसे दोस्तों, फूड सब्सिडी के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है फर्टिलाइजर्स में देते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और क्या लिखा है, मेन न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोग्राम फॉर फर्टिलाइजर्स वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 2010। अब देखिए, ये सब के बारे में अगर मैं डीपली बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये आपको उस पीपीटी के द्वारा समझा दिया जाएगा। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या है और कौन कौन सी सब्सिडी स्कीम्स है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स के लिए, वो सारी चीज़ आपको समझाएंगे। इधर क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड फर्टिलाइजर एज एन एसेंशियल कमोडिटी अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, फर्टिलाइजर ड्रग्स की तरह या कुछ फूड्स की तरह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर एसेंशियल कमोडिटी बना दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। राइट, अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। इंडियन सोइल्स आर जनरली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। राइट, यूरिया इज द ओनली कंट्रोल फर्टिलाइजर विच इज सोल्ड एट स्टैट्यूटरी नोटिफाइड यूनिफॉर्म सेल प्राइस। देखिए दोस्तों, वैसे सारे फर्टिलाइजर का जो प्राइस है वो कंपनीज डिसाइड करते हैं। इंटरनेशनल प्राइस के अनुसार ये फर्टिलाइजर का जो रिटेल प्राइस है वो चेंज होता रहता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को हेल्प करने के लिए सब्सिडी दिया जाता है। मतलब फार्मर्स को एक प्राइस में, एक अफोर्डेबल प्राइस में फर्टिलाइजर्स मिल जाए। जो डिफरेंशियल अमाउंट है, मतलब जो प्रोड्यूसर्स है या जो बेचते हैं उनको लॉस नहीं होने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, सब्सिडी देते हैं। ठीक है, ये देखो, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं ऑलरेडी बता दिया, पीपीटी के द्वारा पूरा समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, यूरिया इज द ओनली कंट्रोल फर्टिलाइजर विच इज सोल्ड एट स्टैट्यूटरी नोटिफाइड यूनिफॉर्म सेल प्राइस। मतलब गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं यूरिया का रिटेल प्राइस क्या होना चाहिए। राइट, बाकी सारे फर्टिलाइजर का दाम जो है कंपनीज डिसाइड करते हैं, पर गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड फर्टिलाइजर एज एन एसेंशियल कमोडिटी अंडर द ECA। वेरी करेक्ट, तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A, 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए, आज ही न्यूज़पेपर में आया था कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की तरफ से कुछ एडिशन हुआ है। आप ये मत समझ लीजिएगा, यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो इंडिया में मेरे हिसाब से 38 है, इफ़ आई एम करेक्ट, आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 38 है, इसमें कुछ एडिशन नहीं हुआ है। बेसिकली इंडिया से 6 साइट्स जो है ये यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट में, बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनना है तो सबसे पहले टेंटेटिव लिस्ट में डालना पड़ेगा। 1 साल उधर रुकेगा, फिर यूनेस्को का जो टीम आके पूरी तरह चेक करती है, इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एडिशन होता है। ठीक है, वैसे 6 साइट्स कौन कौन सा है देखिए, गंगा घाट्स इन वाराणसी, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम जो तमिलनाडु में है, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर महाराष्ट्र में, हायर बंगाल मेगालिथिक साइट कर्नाटका में, बेदागढ़ लमेतागढ़ ऑफ नर्मदा वैली मध्य प्रदेश। तो ये 6 साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट का टेंटेटिव लिस्ट में चला गया। ठीक है, 1 साल उधर रुकेंगे, इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला लिस्ट में ऐड हो सकता है। देखिए, स्टेट पार्टी शुड सबमिट टेंटेटिव लिस्ट टू द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर एटलीस्ट 1 ईयर पीरियड टू सबमिशन ऑफ एनी नॉमिनेशन। देखिए, एक एक गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं, ये वाला साइट्स जो है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दो करके, तो 1 साल के लिए वो टेंटेटिव लिस्ट में रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया। आप देखिए, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है, ओनली कंट्रीज दैट हैव साइंड द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन प्लेजिंग टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज कैन सबमिट नॉमिनेशन। देखिए, काम आसान नहीं है। एक वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन होता है, उसमें सिग्नेटरी होना चाहिए कोई भी कंट्री, तब जाके, मतलब उस कंट्री को ये प्लेज करना चाहिए हमारा जो नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज है इनको हम प्रिजर्व करेंगे। तो इस तरह प्लेज किया वाला वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में साइन किया वाला जो देश है वही इस तरह की नॉमिनेशन कर सकते हैं।
ठीक है, अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। नॉमिनेशन प्रपोजल्स फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर लिमिटेड टू कंट्रीज दैट हैव साइंड द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। वेरी करेक्ट। ए साइट मस्ट बी इंक्लूडेड ऑन द स्टेट पार्टीज टेंटेटिव लिस्ट एटलीस्ट 1 ईयर पीरियड टू द नॉमिनेशन। वेरी करेक्ट। देखिए दोस्तों, ये 1 ईयर वाला कभी क्वेश्चन में 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर करके भी पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जब स्टेटमेंट पढ़ते हो ठीक से टाइम लेके पढ़ लेने का। ठीक है, तीसरा क्या है, गंगा घाट्स इन वाराणसी हैज बिकम द लेटेस्ट यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन इंडिया। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि टेंटेटिव लिस्ट में ऐड हुआ है। अगर आपसे पूछेंगे गंगा घाट इन वाराणसी से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आप क्या बोलोगे? गलत है, क्योंकि अभी टेंटेटिव लिस्ट में है। ये तो टाइम लगेगा ना, अभी 1 साल बाद यूनेस्को, एक साल के अंदर ही ये डिसाइड होगा कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करना है नहीं ऐड करना है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू स्नो लेपर्ड विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। देखिए दोस्तों, स्नो लेपर्ड के बारे में इतना न्यूज़ आ चुका है तो यूपीएससी वाले भी ये सोचेंगे अब इसके बारे में एक क्वेश्चन डाल ही देते हैं। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड के बारे में आपको हर तरह की जानकारी लेना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है मैंने खुद अपने क्यूज़ वीडियो के साथ आपको प्रोवाइड किया है। आप अगर इस क्यूज़ वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 1 and 3 ओनली स्टेटमेंट 2 गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ हर्षित सर ने कवर भी किया था सुबह। वैसे इंडिया हैज़ बीन कंजर्विंग स्नो लेपर्ड एंड इट्स हैबिटेट थ्रू द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। देखिए, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था। ठीक है, स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए। इंडिया इज ऑल्सो पार्टी टू द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, GSLEP बोलते हैं। 2013 से इंडिया इसमें भी मेंबर है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन के लिए, इनकी जो इकोसिस्टम इनके प्रोटेक्शन के लिए। फॉर कंजर्वेशन इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 3 लार्ज लैंडस्केप्स। कौन कौन सा? हेमी स्पीति अक्रॉस लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी गंगोत्री उत्तराखंड में, एंड खांजनजोंगा ये तवांग अक्रॉस सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में। ये जो खांजनजोंगा जो है दोस्तों, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, ये यूनेस्को का एक हेरिटेज साइट भी है, वो भी मिक्स्ड। इंडिया में एक ही मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये खांजनजोंगा है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वाज लॉन्च्ड इन 2009। देखिए, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, 2009 में लॉन्च हुआ था। और क्या है, स्नो लेपर्ड इज इन द लिस्ट ऑफ 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक रिकवरी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। लिस्ट ऑफ 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज भी था, इसमें से एक है स्नो लेपर्ड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, स्नो लेपर्ड कौन सा स्टेट का नेशनल एनिमल है हमारे इंडिया में? स्टेटमेंट क्या लिखा है? इंडिया हैज बीन कंजर्विंग स्नो लेपर्ड एंड इट्स हैबिटेट थ्रू प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। वेरी करेक्ट। इंडिया इज एट टू बी ए मेंबर ऑफ ग्लोबल स्नो लेपर्ड। गलत है दोस्तों, इंडिया 2013 से इसमें मेंबर है। स्नो लेपर्ड इज इन द लिस्ट ऑफ 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। वेरी करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 311 विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 311 से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ हमने डिस्कस किया ऑलरेडी भी, और एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। बेसिकली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। बेसिकली आर्टिकल 311 ये कहता है कि नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय either ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस और a स्टेट गवर्नमेंट shall be dismissed or removed by an authority subordinate to the one that appointed him or her। जिस अथॉरिटी ने उनको अपॉइंट किया, उनके सबॉर्डिनेट कोई भी अथॉरिटी इनको रिमूव नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 311 कहता है। ठीक है, सेक्शन 2 इसमें क्या कहता है? वैसे आर्टिकल 311 में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, सेक्शन 2 क्या कहता है? नो सिविल सर्वेंट शाल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक। डी प्रमोट भी नहीं कर सकते विदाउट एन इंक्वायरी। अगर कोई भी एक सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ कोई भी एक करप्शन केस या कोई भी केस रिपोर्ट हुआ जिसकी वजह से इनको रिमूव करना चाहिए या डी प्रमोशन कराना चाहिए इनका, इसके पहले एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट कराना चाहिए। मतलब इनको एक मौका देना चाहिए अपना साइट क्लियर करने का, जस्टिफिकेशन देने का। राइट, ये भी आर्टिकल 311 का सेक्शन 2 कहता है। बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का किसी को डी प्रमोट या सर्विस से रिमूव नहीं कर सकते। पर आर्टिकल 311 का सब क्लॉज 2 प्रोविजन ये में क्या लिखा है कि इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज कन्विक्टेड इन ए क्रिमिनल केस, कोई क्रिमिनल केस में अगर कन्विक्ट हुआ है, यह ध्यान दीजिएगा कन्विक्ट होना चाहिए, तब इनको विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डिसमिस कर सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रिसेंटली सचिन वासे जो मुंबई पुलिस में थे, इनको रिमूव किया था। ये
आर्टिकल 311 का सब क्लोज टू प्रोविजन ए का इस्तेमाल करके कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुआ, इनको सीधा रिमूव किया गया बिकॉज ये एक क्रिमिनल केस में कन्विक्टेड था। और क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिसमिस्ड अंडर दिस प्रोविजंस कैन अप्रोच एदर ट्रिब्यूनल्स लाइक द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल के बारे में तो आपको हर्षित शाह ने पॉलिटी में समझा ही होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए इनके जॉब रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस फाइल कर सकते हैं, राइट। अब देखिए दोस्तों स्टेटमेंट्स क्या कहता है। इट पुट्स सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एब्सोल्यूट पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन द रैंक ऑफ एन ऑफिसर। ये एक चीज समझ लीजिएगा दोस्तों, जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में किसी को अपॉइंट करते हैं, ये प्रेशर ऑफ द प्रेसिडेंट या प्रेशर ऑफ द गवर्नर होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो प्रेसिडेंट का प्रेशर एंड स्टेट गवर्नमेंट ने तो गवर्नर का प्रेशर। ठीक है, यही इनको अपॉइंट करते हैं बेसिकली। पर आर्टिकल 311 पुट सर्टन रिस्ट्रिक्शन। अब आर्टिकल 311 में ऐसे प्रोविजन है जो गवर्नर और गवर्नर स्टेट के लिए, प्रेसिडेंट सेंटर के लिए, इनकी जो पावर है इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं। इनके पास मतलब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट करा सकता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जा सकता है। तो आर्टिकल 311 में काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पावर्स के खिलाफ, राइट। तो ये सही हो जाता है। इट सेज दैट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर विदाउट ए डिपार्टमेंट इंक्वायरी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ये गलत है। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस कैसे हो सकता है, मैंने आपको बताया। अगर ये क्रिमिनल केस में कन्विक्टेड है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, राइट। तीसरा क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिसमिस्ड अंडर दिस प्रोविजंस कैन अप्रोच एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। वेरी करेक्ट। ठीक है, कोई भी प्रोविजन हो अगर इनको डिसमिस किया तो ये जरूर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास पहुंच सकता है। देखिए और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, रिसेंटली न्यूज में आया था जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया था इन्होंने। ठीक है, वो भी आर्टिकल 311 से रिलेटेड था। उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको एक बार बताया था शायद। ठीक है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ अगर कोई सिविल सर्वेंट काम कर रहा है तो उसको भी रिमूव कर सकता है आर्टिकल 311 के अंदर। कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू गलातिया नेशनल पार्क विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलने वाला है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, इसके रिगार्डिंग ये गलातिया नेशनल पार्क काफ़ी न्यूज़ में आया था। वैसे अंडमान एंड निकोबार में जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसके सबसे नीचे ग्रेट निकोबार करके एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, उधर आता है गलातिया नेशनल पार्क, राइट। अब देखिए दोस्तों 3 स्टेटमेंट लिखा जिसमें तीसरा गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए गलातिया नेशनल पार्क का सबसे स्पेशलिटी ये है, सबसे बड़ा स्पेशलिटी है, इट इज़ एन आइकॉनिक नेस्टिंग साइट इन इंडिया ऑफ द एनिग्मेटिक जायंट लेदर बैक टर्टल। देखिए टर्टल जो है कम से कम 5-6 वेराइटीज ऑफ टर्टल है जो बड़े होते हैं। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओलिव रिडली सी टर्टल, जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पुदुचेरी, अंडमान कई सारे जगह में अंडे देने आता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, ये जो ओलिव रिडली सी टर्टल्स का नेस्टिंग साइट्स जो है बेसिकली ये बीच में आके अंडे देते हैं, इनके नेस्टिंग साइट्स को एक नाम से पुकारते हैं, वो क्या है। वैसे वो एक क्लू देता हूँ, वो इंडियन वर्ड नहीं है, ठीक है। वो मैं काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस किया हो, बता सकते हो। अब देखिए, इंडियाज नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान हैड लिस्टेड गलातिया बे एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज एंड इंपॉर्टेंट मरीन टर्टल हैबिटेट्स इन द कंट्री। ये सब स्टेटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे ये जायंट लेदरबैक टर्टल जो है सबसे बड़ा टर्टल होता है जो टर्टल स्पीशीज में, ठीक है। और जो ओलिव रिडली सी टर्टल मेरे हिसाब से सबसे छोटा है। इट इज इंक्लूडेड इन द कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, द जोन विद मैक्सिमम प्रोटेक्शन। देखिए जो गलातिया बे है या गलातिया नेशनल पार्क, सॉरी गलातिया बे जो है ये कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में आता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या होता है, जो समुद्र से बीच में हाई टेड एंड लो टेड के बीच में, मान लो ये हाई टेड में पानी इधर तक आ जाता है, लो टेड में पानी इधर तक चला जाता है, तो इसके बीच के जो एरिया है इसको कोस्टल रेगुलेशन जोन बोलते हैं। तो ये जो एरिया है कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में आता है। गलातिया बे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। मेनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी है एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसमें गलातिया बे में, राइट। इट इज होम टू द निकोबार वाइल्ड पिग, निकोबार ट्री श्रू, ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, ग्रेट निकोबार क्रेट, निकोबार कैट स्नेक, निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर एंड निकोबार मेगापोड। फ्लोरा एंड फौना आपको बता दिया, ये सब ध्यान दीजिएगा क्योंकि गलातिया भी आजकल न्यूज़ में है, नीति आयोग का जो प्रोजेक्ट्स आने वाला है उसकी वजह से, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पार्क इज ऑल्सो होम टू द इंडिजीनियस शोम्पेन कम्युनिटी। देखिए निकोबार में काफ़ी ट्राइब्स है, काफ़ी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स भी है जो PVTGs है,
तो इसमें शोम्पेन कम्युनिटी जो निकोबार में है, ये इधर की स्पेशलिटी है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, मतलब स्टेटमेंट 3 गलत है। इसमें क्या लिखा है, पार्क इज होम टू द इंडिजीनियस जरावा कम्युनिटी। देखिए जरावा कम्युनिटी निकोबार में आपको नहीं दिखेगा, जरावा कम्युनिटी आपको दिखेगा अंडमान में। बेसिकली अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऊपर आता है, निकोबार नीचे आता है, ठीक है। अब देखिए जरावा आपको मेनली मैं बता देता हूँ कौन कौन सा आइलैंड में दिखेगा। रंगत, कदमतला, ये सब छोटे छोटे आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार में। मैं ये सब जगह में रह चुका हूँ जब मैं नेवी में था, इसलिए बता रहा हूँ। रंगत, कदमतला, ये सब छोटे आइलैंड्स में आपको ये जरावा कम्युनिटी दिखेगा, ठीक है। जरावा भी मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आता है। आई एम नॉट क्लियर, आप चेक कीजिएगा अंडमान में कितने पीवीटीजी से, राइट। तो आंसर इस ऑप्शन ये 1 एंड 2 ओनली। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी बाइट्स आर इन ए योटा बाइट। आंसर इज ऑप्शन ए 1 × 10⁻24 बाइट्स। वैसे दोस्तों 1 किलोबाइट मतलब 1000 बाइट्स नहीं है, 1024 बाइट्स होते हैं टू बी प्रिसाइज, राइट। काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही आंसर बताया था। एक्सप्लेनेशन में से मैंने एक ही सेलेक्ट किया जो सबसे अच्छा था, शाहीन बानो का। इन्होंने काफ़ी डिटेली बताया है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सारे डिटेल्स इसमें हैं, राइट। तो कंग्रेट्स टू शाहीन बानो एंड कंग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू हु हैव गिवन राइट आंसर, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही एक्सप्लेनेशन भी दिया है, फिर भी मैंने एक ही सेलेक्ट किया जो सबसे अच्छा लिखा है, ठीक है दोस्तों। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट काउंट ऑफ इनब्रेड टाइगर्स इन द कंट्री एज पर द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।